Good morning, student. The potential energy. As our previous classes, we have discussed about the work energy theorem, and the form of the energy. And after that, the mechanical energy we have discussed. There are two forms of the mechanical energy: the potential energy and the kinetic energy. It is, as we have already discussed about the kinetic energy, and we get the formula of the kinetic energy from the work energy theorem, which is equal to the K is equal to half mv square. Now today's topic is what? Potential. Wait. Sorry. We will discuss about the potential energy. So what is the potential energy? So let us discuss with an example. आप इस चीज को कभी तो देखे ही होंगे कि जब कोई धनुष और बाण, भगवान राम तो चलाते ही थे, आप सभी को पता होगा। जब वो ऐसे खींचते होंगे धनुष को, तो जो उसकी स्ट्रिंग होती है वो पहले बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है। उन्होंने फोर्स लगाया, उस पर कुछ वर्क हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आई। फिर उसको वो क्या करते थे, ऐसे छोड़ देते थे। जब जैसे उन्होंने छोड़ा तो स्ट्रिंग क्या गई, अपने इनिशियल पोजीशन पे शिफ्ट हो गई। कैसे शिफ्ट हुई थी, ये देखो, ऐसे थी पहले। फिर अब वो एरो लगाते हैं, और जब एरो लगाया उन्होंने, लेकिन अब वो ऐसे खिंच गई और यहां पे एरो लग गया। ऐसे ही तो लगा होगा। अब जैसे ही उन्होंने फिर छोड़ा होगा, अगली उसकी पोजीशन ये थी, जो पोजीशन होनी चाहिए स्ट्रिंग की वो ये है। वेट, लेकिन उन्होंने खींचा उसको, ऐसे पीछे लिया, अब इसको छोड़ रहे वो नहीं। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, अच्छे से बनाते उसको। ऐसे लगा के उन्होंने रखा होगा। अब जब ऐसे उसको छोड़ा, तो आप देखते होंगे फिर से कुछ देर बाद फिर से स्ट्रिंग इसी पोजीशन पे आ जाती है और एरो ऐसे मूव कर जाता है। तो आपने वर्क किया स्ट्रिंग पे, स्ट्रिंग ने अपने पोजीशन को क्या किया, डिफॉर्म किया, चेंज किया। फिर जब आप उसको, जिस फोर्स से हम उस पर वर्क कर रहे थे, उसको जैसे ही लीव आउट किया, लेफ्ट आउट किया, फोर्स को छोड़ा हमने, तो वो क्या करता है, वो अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है और एरो को क्या दे देता है, काइनेटिक एनर्जी, और वो उतनी ही स्पीड से आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। हमने तो एरो पे कोई काम नहीं किया, हमने तो स्ट्रिंग पे फोर्स लगाया था, ऐसे इसको खींचा था। तो एरो को जो काइनेटिक एनर्जी दिया वो कहां से आया, ये आया स्ट्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी से। स्ट्रिंग ने अपनी पोटेंशियल एनर्जी किसको कन्वर्ट किया, एरो को, और यही स्ट्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जब कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में, एरो कहां चला गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज द कैपेबिलिटी ऑफ डू एनी वर्क बाय चेंजिंग पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इसे हम आप कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज किया तो उसके अंदर एक कैपेबिलिटी आ गई काम करने की, दैट इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर? दूसरा एग्जांपल समझते हैं, देखिएगा। ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग को बॉल को हमने ऐसे प्रेस किया। जब मैंने प्रेस किया तो इसकी देखिए ये डिस्प्लेसमेंट थी, पहले इसकी इनिशियल जो स्प्रिंग की स्प्रेड आउट था वो यहां तक था। अब ये कंप्रेस हुआ, तो जब ये कंप्रेस हुआ तो अब इसको कंप्रेस हुआ तो ये मान लो कि वेट अ मिनट, ये x था। अब ये कंप्रेस हुआ तो सपोज करो dx आ गया, कुछ कमी आई इसमें। जब कमी आई और फिर उसको वैसे आप इसको छोड़ोगे तो क्या होगा, बॉल आगे की तरफ ऐसे मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने उसकी पोजीशन को चेंज किया, डिफॉर्म किया, एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के इसकी पोजीशन को चेंज किया, तो इसके अंदर क्या जनरेट हुआ, पोटेंशियल एनर्जी। और यही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुआ किसमें, बॉल के काइनेटिक एनर्जी में। किसमें जनरेट हुआ, स्प्रिंग में। तो पोटेंशियल एनर्जी भी कई तरीके से हो सकते हैं। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है, एंड
अभी हमने बो एंड एरो का एग्जांपल लिया, उसमें होता है अलग फॉर्म में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, मैग्नेट्स में भी ऐसी होती है भाई, जब डिफरेंट डिफरेंट पोल होती है, इलेक्ट्रिक में होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। वी विल डिस्कस इन 11th एंड 12th, इट इज अ पार्ट ऑफ देयर। जब अपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जब वो रुका होगा माइन्यूट सेकंड के लिए, बहुत माइनर नैनो सेकंड्स के लिए वो रुकता है, जब वो उस वक्त रुका होगा तो उस वक्त जो उसमें एनर्जी स्टोर हुई होगी वो किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर हुई होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक, जैसे ये एच हाइट पे ये बॉल है, यहां पे हमने इसको फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट दिया, कितना दिया, एच दिया, ठीक है, फोर्स लगा दिया मैंने एफ। अब इस पे तो ग्रेविटी भी काम कर रही है, ग्रेविटी भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और कुछ वर्क करेगी। तो एच हाइट पे जो ये वर्क कर रही है, वो ग्रेविटी जो फोर्स लगा रही है वो कितना लगा रही है, mg लगा रही है। एच हाइट तक वो पहुंचा, फिर नीचे आया था। तो जब उस वक्त, इस वक्त ये जब रुका होगा या स्टोर हुआ होगा, तो ये यहाँ पे पहुंचने के बाद इसके पास जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, जो इस पे वर्क डन होगा। तो वर्क डन इस पे कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स यहाँ पे mg है और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, h डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क कितना आ गया, mgh हुआ, ये हुआ। अब ये जो वर्क ग्रेविटी करेगी उसको ऊपर से नीचे लाने में, वो भी mgh करेगी भाई। तो यहां से यहां तक इसको लाने में जो mgh वर्क हुआ, दिस इज नोन एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वी आर चेंजिंग द पोजिशन ऑफ द बॉल टू, at that time ball gain the potential energy with respect to gravity, that's why it is known as the gravitational potential energy। अब इसमें सबसे कमाल की बात यह है, आप इसको देख सकते हैं, जैसे आप ये समझिए आपके हाथ में एक ग्लास है और ग्लास गिर गया, तो आपको चोट ज्यादा कब लगती है, जब ग्लास की हाइट कम होगी या जब ग्लास ज्यादा हाइट से गिरेगा। तो आप ये फील करे होगे कि जितना हाइट से कोई ऑब्जेक्ट गिरता है उससे चोट हमको ज्यादा लगती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जितने हाइट पे हम अर्थ के सरफेस से जाएंगे, हाइट इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी उसकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और इसी वजह से आप ये फील करते हैं कि आपको चोट ज्यादा लगेगी, फिर वो रिटर्न होकर काइनेटिक एनर्जी भी उसकी ज्यादा होगी। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, तो U इज इक्वल टू, इसको जनरली U से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू द mgh। हमने दो चीजें पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की याद करें, जब हम मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि द एनर्जी पोजेसेस बाय इट्स पोजीशन और मोशन इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स कि किसी भी मैकेनिकल एनर्जी इज द टोटल सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। भाई इसके पास जब हम यहां से यहां तक लेके गए होंगे या बॉल को नीचे से ऊपर भेजा होगा, इनिशियली बॉल रेस्ट पे था, फिर मैंने उसको एक वेलोसिटी दी और ऊपर कुछ हाइट तक जाएगा, तो भाई उसमें काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुआ। जब वो अपने पीक हाइट पे पहुंचेगा तो कुछ देर तो रुकेगा, तभी तो वो नीचे आ रहा है। कैसे, अगर ऊपर जा रहा होगा तो अचानक से तो नीचे आएगा नहीं। तो अगर वो कुछ देर जो रुका होगा, उस वक्त जो उसने रुका, तो उसकी पोजीशन के चेंज होने की वजह से उसमें कौन सी एनर्जी जनरेट हुएगी, यहां से यहां तक पहुंचने में पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हुई। फिर वो पोटेंशियल एनर्जी धीरे 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 जब नीचे बॉल आएगा वो कन्वर्ट होने लगती है काइनेटिक एनर्जी के। अब ये कहता क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, मैकेनिकल एनर्जी इज टोटल सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम। इज इट क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी क्लियर हुआ, पोजीशन के चेंज होने से जो कैपेबिलिटी ऑफ डू एनी वर्क आती है पोटेंशियल, मोशन की वजह से जो काम करने की कैपेबिलिटी आई वो काइनेटिक। इन दोनों की जो एनर्जी का एड ऑन होगा उसे हम आप बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अब ये कॉन्सेप्ट ये कहता है क्या, एक चीज और बताना है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इट इज अबाउट द पहले हम एनर्जी को पढ़ते थे, लेकिन अब पर्टिकुलर क्योंकि हम अपने सिलेबस में काइनेटिक और पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो विच इज रिलेटेड टू द मैकेनिकल एनर्जी। ये कह रहा है कि अगर सिस्टम पे कोई बाहरी कोई फोर्स या कोई वर्क नहीं काम कर रहा है,
तो उस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है। डेफिनेशन ये होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एनर्जी। नाउ वी विल डू सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन of the NCERT. It is saying what? कि after taking a catch, a fielder threw a cricket ball of the mass of 200 ग्राम. उसने कैच किया, अब वो बॉल को क्या कर रहा है, थ्रो आउट कर रहा है 200 ग्राम एट अ हाइट अप इन द एयर अबाउट 10 मीटर. कितने मीटर के लिए ऊपर हाई किया, 10 मीटर किया. above the ground celebration, how much potential energy does ball have when the ball reaches its maximum height? अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे कि भाई एक बॉल था, एक क्रिकेटर था, ऐसे उसने पकड़ा होगा बॉल को, अब इसने इसको थ्रू किया. जब थ्रू किया तो बॉल कितने हाइट पे पहुंचा, एच हाइट. एच कितना दिया, 10 मीटर दिया उसने. जब उसने 10 मीटर दिया, बॉल का जो मास था वो कितना था, 200 ग्राम था. जी की वैल्यू इसने दे रखा है. तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या कहता है, mgh. मास कितना है, 200 ग्राम है. ग्राम is not the SI unit of the mass. We will convert it into kilogram when we will divide it mass by the 1000. Gravitational g की वैल्यू कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and the height is what, 10. तो 0 0 0 0 0 0 which is equal to the 20 जूल. तो उस वक्त उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आई होगी वो कितने जूल की आई, 20 जूल की आई. इज इट क्लियर? ओके. दूसरा क्वेश्चन देखो. ऑफ एन ऑब्जेक्ट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर अर्थ का सरफेस है उसके नियर पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है ऑब्जेक्ट की, चेंज हो रही है जब इसको कैसा मूव कराया जा रहा है, विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे तो उसके हाइट में तो चेंजेस आ नहीं रहा है. जब हाइट में चेंज नहीं आ रहा है, सिंस यू विल डिपेंडिंग ऑन द mgh, ना मास चेंज हो रही है, ना ग्रेविटी चेंज हो रही है, ना हाइट चेंज हो रही है. तो जब तीनों ही कांस्टेंट है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा. तो इसका आंसर हो गया कि डज, तो नो, इट विल नॉट चेंज. फिर अगेन कह रहा है कि व्हाट इफ द ऑब्जेक्ट ग्रेजुअली रेज्ड इन द वर्टिकल डायरेक्शन. अब भाई अब इसको क्या कराया जा रहा है, ऊपर की तरफ जैसे जैसे रेज करेंगे हाइट विल चेंज. व्हेन हाइट विल बी चेंज, potential energy also change. height is increasing, it will be increase in the potential energy. जितना maximum height पे जाएगा उतना उसकी potential energy increase होगी. That's it. Clear? अब अगला कॉन्सेप्ट जो है वो कह रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. ये क्या कह रहा है, अभी हमने पढ़ा था कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है इट इज टोटल सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. ये किसी ऑब्जेक्ट के पास या किसी सब्सटेंस के पास जो उसके टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम आएगा, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. अब इसको प्रूव करके देखते हैं. चलो, अगर ये कोई ब्लॉक था, ये ब्लॉक को मैंने h हाइट पे ले गया, मैं एट टी, या तो आप ये इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये ब्लॉक कहाँ पे है, h हाइट पे है. ये सपोज करो यहाँ पे कोई ब्लॉक है, h हाइट पे है इनिशियली. अगर ये h हाइट पे है तो अभी ये मूव तो कर नहीं रहा है, रुका हुआ है. तो जब रुका हुआ है तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी होगी, mgh. मास उसने दिया ही है, फोर्स ग्राउंड डाउनवर्ड काम ही कर रहा है, mgh है. तो काइनेटिक एनर्जी क्या है इसकी, हाफ mv स्क्वायर. जब वेलोसिटी है ही नहीं उसमें तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 0, क्योंकि मोशन है ही नहीं, मूव तो कर ही नहीं रहा है. तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आई वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी. इट इज द सम ऑफ द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी एंड इट विल बी इक्वल टू द व्हाट, mgh. यही तो होती है. अब ये कहा कि अगर सपोज करिए वो h डैश हाइट पे आ गया, कहाँ पे हाइट, किस हाइट पे आ गया, h डैश हाइट पे आया. जब वो h डैश हाइट पे आया अर्थ से, तब कितनी उसकी एनर्जी बचेगी. अगर हम ये कह रहे हैं कि जो सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहती है वो कंजर्व रहती है, मतलब सेम रहेगी हर जगह पे. काइनेटिक पोटेंशियल चेंज हो सकती है, एक दूसरे के फॉर्म चेंज हो सकते हैं, बट मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी. अगर h डैश हाइट पे आई, अब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, mgh डैश होगी कि नहीं होगी. क्वेश्चन नंबर 1.
काइनेटिक एनर्जी के लिए अगर हम बात करें तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट आया वो h माइनस एच डैश का आया, मतलब s इज इक्वल टू हमने ये पढ़ा है ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि नीचे की तरफ आ रही है। अब s की जो वैल्यू है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये यहां से h पे है तो टोटल हाइट s थी तो h माइनस एच डैश हुआ, h माइनस एच डैश, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी, 0 थी, हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, टाइम t इज इक्वल टू टी कंसिडर किया उसने, इट मीन्स h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, यही तो होगा। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। वर्क इस पे कितना होगा, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क विल इक्वल टू द व्हाट, F इंटू डी, और डी कितना है, F कितना है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है h माइनस एच डैश, यही तो है। तो W विल इक्वल टू mg h माइनस mg h डैश, यही तो होगा। ये क्लियर हुआ। और जो वर्क होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा, तो वर्क विल इक्वल टू द व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां तक ये क्लियर हुआ, चाहिए चेंज कर दूं, हाँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो जो मैकेनिकल एनर्जी आएगी वो क्या हम पढ़ते हैं कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है। आप यहां से देखिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आई, mgh माइनस mgh डैश, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आई mgh डैश, देन मैकेनिकल एनर्जी आएगी mgh माइनस mgh डैश प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आई mgs, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, नहीं सही, ठीक। ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी एच डैश हाइट पे पहुंची थी तो mg एच डैश हो गई, काइनेटिक एनर्जी उस वक्त कितनी रही होगी, mgh माइनस mg एच डैश। तो जो मैकेनिकल एनर्जी आई टोटल, ये माइनस ये प्लस एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट, स्टिल मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की कितनी है, mgh, जो कि यहां पे भी थी। इज इट क्लियर, it is, what is this, it is saying that ki it can be different value of the kinetic energy and potential energy, but when there no any external force acting on that any system, the total mechanical energy of that system will be conserved. Is it clear, okay। क्वेश्चन कह रहा है कि what will be the magnitude of velocity of the child on reaching the bottom of the स्लाइड ऑफ हाइट h, किसी चाइल्ड की वेलोसिटी क्या होगी जब वो नीचे पहुंचेगा h हाइट से। तो देखिए जब वो ऊपर था तो उस वक्त उसकी हाइट कितनी थी, पोटेंशियल एनर्जी उसमें कितना रहा होगा, mgh रहा होगा। जब वो आना स्टार्ट करेगा तो काइनेटिक एनर्जी उसमें कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर होगा, यही होगा, हम जानते हैं, कंसीडर कर लिया मास उसका इतना है तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी इतना रहेगा इनिशियली। जब वो नीचे आना स्टार्ट करे तो अर्थ से टच होने से जस्ट पहले, ऑन रीचिंग द बॉटम ऑफ द स्लाइड ऑफ द हाइट h, जैसे नीचे वाले ये स्लाइड h है, यहाँ h से आना वो स्टार्ट किया तो यहाँ पे पहुंचने पे उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी। इट मींस इन दैट सिनेरियो काइनेटिक एनर्जी विल इक्वल टू द व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। तो mg half mv square is equal to the mgh, and what we have to find magnitude of velocity, we have to find the value of velocity. तो m cancel out each other, v square will equal to the 2gh, so you have to find the value of v which is equal to the under root 2gh। उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी जैसे वो अर्थ सरफेस पे पहुंचेगा, अंडर रूट 2gh। इज इट क्लियर, जिस भी हाइट पे होगा। ये क्लियर हुआ कि भाई वर्क क्या होती है,
वर्क आता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द वर्क, द कैपेबिलिटी ऑफ डू एनी वर्क इज नोन एज द एनर्जी, देयर आर मेनी फॉर्म ऑफ द एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, न्यूक्लियर, थर्मल, and after that we are discussed about the mechanical energy, the sum of the kinetic and potential energy of any system is known as the mechanical energy. फिर हमने ये बताया कि मैकेनिकल एनर्जी किसी भी सिस्टम की हमेशा कंजर्व रहती है अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। अब अगली चीज आती है किसकी, पावर की। हम लोग जनरल लाइफ में बहुत एग्जांपल लेते हैं कि भाई किसको आप पावरफुल मानते हो, जो ज्यादा काम करता है, जो कम काम करता है। तो हम बोलते हैं जिसकी कैपेबिलिटी काम करने की ज्यादा होती है। जैसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि दो पर्सन है, एक ए है और एक बी है। इन दोनों को ही ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आना है, तो काम तो दोनों का सेम हो गया कि दोनों को क्या काम करना है, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आना है। इस मतलब वर्क क्या हो गया, दोनों को इक्वल काम करना है। बट ए जो ट्रेवल कर रहा है ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर में, वो 5 मिनट का टाइम ले रहा है। बी उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितने मिनट का टाइम ले रहा है, 10 मिनट का। दोनों की रेस हुई कि भाई ऊपर देखो कौन जल्दी पहुंचेगा, जो जल्दी पहुंचेगा वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो विनर होगा, पावरफुल होगा। तो अब अगर ए जल्दी पहुंचा कंपैरेटिव ऑफ बी के, तो आप किसको पावरफुल मानोगे, जो काम जल्दी करेगा या जो काम लेट करेगा? तो हम कंसिडर करेंगे जो काम जल्दी करता है उसे हम आप बोलते हैं ना ये बहुत पावरफुल है। उसी काम को इसने 10 घंटे में किया, उसी काम को इसने 1 घंटे में कर दिया, तो कौन ज्यादा पावरफुल हो गया, जिसने काम को कितने कम टाइम में किया। तो पावर इज व्हाट, यही बोलता है कि आप किसी भी काम को कितने कम से कम टाइम में करोगे। पावर इज व्हाट, इट इज डिफाइंड एज द वर्क यू आर डूइंग विद इन टाइम, द रेशियो ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है इसका कि द रेशियो ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम इज नोन एज द पावर। आप किस टाइम में कितना काम कर सकते हो वो आपकी पावर को डिफाइन करेगा। सिंपल सी बात है। टाइम कम होगा, देखिए ये डिनोमिनेटर में है, अगर टाइम कम हुआ तो पावर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर है। अगर ये ज्यादा होगा तो पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। अगर आप काम ज्यादा करोगे तब पर भी आप पावरफुल ज्यादा मानो जाओगे, काम आप ज्यादा कर रहे हैं। तो इसीलिए जो सक्सेस का भी रेशियो होता है, इसे आप जनरल लाइफ में देखिए, जो कम टाइम में सक्सेस हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, ये ज्यादा पावरफुल था, ज्यादा वो था, इसलिए कम टाइम में इसने ज्यादा काम कर दिया। अगर कोई 26 साल में सक्सेस हुआ, कोई 30 साल में सक्सेस हुआ, तो आप किसको ज्यादा बेटर मानते हो, 26 साल वाले को ना, क्योंकि उसने कम टाइम में काम क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया इन टर्म्स ऑफ साइंस। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज द पावर, वर्क पर यूनिट टाइम इज नोन एज द पावर। इज इट क्लियर? अब इसकी यूनिट की बात किया जाए तो पावर इज व्हाट, W by T. What is the unit of work? It is joule. And what is the SI unit of time? It is second. So the SI unit of power is what? Joule per second, or it is also known as the watt. इसे जूल पर सेकेंड और वॉट से इंडिकेट करते हैं, ये होता है। क्लियर? अब अगला जो आता है टॉपिक वो ये आता है wait a minute. We have discussed about the power. Power is what? Work per unit time. The SI unit of power is joule per second or watt. आप 1 वॉट किसे कहोगे? 1 वॉट क्या होगा, अगर आप 1 जूल का वर्क विद इन 1 सेकेंड कर दे रहे हो तो आपकी पावर क्या हो जाएगी, 1 वॉट होगी। इज इट क्लियर? सेकेंड थिंग इज देयर आर another form of the unit of the power which is known as the what, kilowatt. Kilowatt is equal to the 1000 watt. There is also horsepower which is equal to the 746 watt. These are the another units of the power. 1 horsepower will equal to the 746 watt and 1 kilowatt is equal to the 1000 watt. Is it clear? SI यूनिट हो गई, क्लियर। अब एक क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि अ वेट लिफ्टर लिफ्ट 75 kg मास
by 2 meter in 5 seconds, how much power would she require for this task? सबसे पहले आपको वर्क निकालना है, क्योंकि विदाउट वर्क के आप निकाल ही नहीं सकते. वर्क गिवन है? नहीं. टाइम गिवन है? यस, 5 सेकेंड इट हैज गिवन. तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पावर, एंड वी नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर. इट इज W by T. So let's suppose how much work she is doing. The mass of weight is what? 75 kg, and it is lifting. It means we are doing work against the gravity. There is the gravity is acting on that particle. Take the value of G is 10 meter per second square. So how much work she has done? It will be equal to the mg. It will be equal to the mg. The force is applied on the that weight will equal to the what? Mass of that particular weight and the gravity. How much force is applied? It will be equal to the mg. The mass and the gravity. So F will equal to the 75 into 10, which is equal to the 750 Newton. Is it clear? The work will equal to the what? F into D we have learned. By how many meter? 2 meter. D is also given 2 meter. It means the work on that weightlifting is 750 into 2, which will be equal to the 1500 joule. Is it clear? And she is saying that this work she has done within 5 seconds. The power will equal to the work per unit time, which is equal to the 1500 joule by 5. It is equal to the 300 watt. So the power she is required is 300 watt. Is it clear? Is there any doubt regarding this? Okay. Let's see the another example. A car of mass 100 kg start from rest and reaches at a speed of 72 km per hour in 10 seconds. Calculate the power of the engine required to achieve this start. Let's suppose we have given mass of the car. It is 1000 kg. Initial velocity of car is 0. Final velocity it reaches at the 72 km per hour, which we have to change into 72 into 5 by 18 meter per second. Clear? 18 4 ja 70, which will equal to the 20 meter per second, because SI unit of velocity is meter per second. In 10 seconds, we have to reach this velocity in within 10 seconds. So how much power it is required? So what is the formula of power? It is work per unit time. So before knowing the power, we have to calculate the value of work. Work is what? Change in the kinetic energy from the work energy theorem. अब ये समझ में आप ये सोचेंगे कि हम यही फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपको दिया है बॉडी इनिशियली रेस्ट से कहाँ जा रही है? वेलोसिटी में जा रही है. मतलब जब रेस्ट से वेलोसिटी में गई तो उसमें मोशन हुआ. मोशन आएगा तो कौन सा एनर्जी जनरेट हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रहा है. आपको वर्क फाइंड आउट करना है तो आपको पता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द व्हाट? वर्क डन. तो इसलिए हम इस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और पहले समझेंगे कि आपसे क्या पूछा जा रहा है और कैसे निकालेंगे. तो पहले आप पढ़िए. मास दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी दे दी, फाइनल वेलोसिटी दे दिया. इसका मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में आया. मोशन में आया तो उसमें कौन सी एनर्जी आएगी? काइनेटिक एनर्जी आएगी. जब काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा वो किसके इक्वल आएगा? वर्क डन के इक्वल आएगा. तो वही वर्क डन कितने टाइम में वो कर रहा है उसी के रेट को आप पावर से कंपेयर करेंगे. अब वर्क डन ये होगा हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर. यही तो फॉर्मूला होता है. हाफ m की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1000. v कितना दिया हुआ है? 20 इंटू 20 माइनस हाफ m इंटू 0. तो 0 will multiply any number, it will be equal to the 0. You can also 2 10 ja 20
तो ये आ जाएगा 2 1 2 3 4 5 जूल. इज इट क्लियर? इट मीन्स इट इज द वर्क डन ऑन दैट कार. उसको 0 से इस स्पीड में लाने के लिए कितना काम किया उसने? 2 लाख जूल. तो what is the value of power? Power will equal to the what? W by T. 1 2 3 4 5 divided by within 10 seconds. Power will equal to the 2 3 4 watt. Is it clear? 20,000 watt. It is also equal to the watt. 20 kilowatt. Is it clear? Because in 1 kilowatt there is 1000 watt. If there is 20,000 watt, it will be equal to the 20 किलोवाट. मतलब अगर कोई इतने मास का कार है और उसे 0 से 72 स्पीड में लाना है विद इन 10 सेकेंड, तो उसके पास कितनी पावर होनी चाहिए? 20 किलोवाट की. इज इट क्लियर? ओके. इज देयर एनी डाउट? अगर आपको कोई डाउट है किसी भी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग तो आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, इसको डिस्कस किया जा सकता है. और कोई भी न्यूमेरिकल आप लगाइए. इसके बाद आपके पास, हाँ, इसमें एक और चीज आ गई, मशीन्स करके एक टॉपिक है मशीन्स, जिसमें हम पुल्ली के बारे में डिस्कस करेंगे, इंक्लाइंड सरफेस के बारे में डिस्कस करेंगे और लीवर के बारे में डिस्कस करेंगे, बट वो अभी नहीं करेंगे. एक नया टॉपिक एड ऑन हुआ है जो कि एग्जाम में जिससे आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर एनसीईआरटी ने उसको इंक्लूड किया है तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके पेपर में आएंगे. ये हम उस वक्त करेंगे जब आपका हाफ ईयरली का पेपर हो रहा होगा तब, क्योंकि ये हाफ ईयरली का सिलेबस है. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द मोशन चैप्टर. मोशन कैसे होता है, क्यों होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. अगर कोई दिक्कत आती है अभी तक के में, आप कमेंट करके बता सकते हैं. दैट्स इट. थैंक यू फॉर टुडेज.